हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। मैं आपका चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूँ गाइज। मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के गाइज 3 वीडियोस प्रोवाइड किए। अब गाइज मैं आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज, जिसमें मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में आपको प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस गाइज मैंने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बैरोमीटर बताया था, पीजोमीटर बताया था और मैनोमीटर के गाइज मैंने आपको 2 टाइप्स पढ़ाए थे। उस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर पे गाइज जाइएगा, क्योंकि हर लेक्चर में हर वीडियो में पुराने नोटिस का पुराने वीडियोस का गाइज लॉजिक जरूर रहता है गाइज। तो गाइज मैं शुरू करने जाता हूँ गाइज, मैं आपके लिए शुरू करने जाता हूँ गाइज। ठीक है, आपको जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं गाइज। देखिए, मैंने आपको सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बता दिया था, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बता दिया था, डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको बता दिया था। सब में मैंने कॉन्सेप्ट एक ही लगाया था कि हॉरिजॉन्टली आप प्रेशर को इक्वेट करो, और हॉरिजॉन्टली प्रेशर को आप इक्वेट करो। हॉरिजॉन्टली प्रेशर का वेरिएशन गाइज नहीं होता है, बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट है गाइज। तो सिंपल यूट्यूब मैंने बता दिया था, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए सिंपल यूट्यूब और डिफरेंशियल के बाद गाइज जो मैं आपके सामने मैं अगला मैनोमीटर रखने जा रहा हूँ। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बाद और डिफरेंशियल के बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दैट इज ये होता है गाइज इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यहां पे गाइस क्या होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर कैसा दिखता है गाइस, देख लीजिए गाइस कैसा दिखता है। ये गाइस थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हाँ ये ठीक है। तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में अगर गाइस मैं रखना चाहूंगा, तो ये गाइस एक ये मान लीजिए गाइस, एक ये मान लीजिए। तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में गाइस अगर मैं रखना चाहूंगा, तो मैं अगला कॉन्सेप्ट जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में, कि यहाँ पे भी आप फिर वही गाइज कॉन्सेप्ट लगाइए। फॉर एग्जांपल के तौर पे गाइज वही कॉन्सेप्ट लगाइए, या फिर यहाँ पे भी आप लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे भी लिक्विड गाइज भरा हुआ है। ठीक है, तो कैसे होगा कि आप सिंपली गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको एज्यूम करना है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में भी। फिर बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। कि अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे लिक्विड ऐसे मान लेता हूँ, हाँ यहाँ पे लिक्विड ऐसे मैं मान लेता हूँ और यहाँ पे लिक्विड ऐसे मान लेता हूँ। अब इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में गाइज क्या कॉन्सेप्ट होगा, सुनिए गाइज। ये होगा कि अगर आपके समक्ष अगर मैं रखूं, तो अगर मैं मान लेता हूं, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे गाइज अगर मुझे मानना होगा, तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि आप ये कर सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक, ये मान लेते हैं मरकरी गाइज रखा हुआ रो एम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप किसको मैं मान लेता हूँ, मरकरी में मान लेता हूँ, रो एम ये है। इतना दूर ये गाइज मैं थोड़ा गलत हो गया, इतना दूर तक गाइज कोई यहाँ पे क्या नहीं है, कोई चीज लिक्विड यहाँ पे फील्ड नहीं है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में। इसका आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी गाइज क्या मैं मान लेता हूँ, रो एम मान लेता हूँ। इतना डेंसिटी ऑफ मरकरी यहाँ तक गाइज क्या मान लेता हूँ, मैं रो एम मान लेता हूँ। यहाँ तक क्या कुछ फील्ड नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ के बीच में अगर मैं बात करूँ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में, ये रो एम मैं मान लिया, तो यहाँ पे गाइज क्या होगा, यहाँ पे सिंपली अगर गाइज अगर आप लोगों को रखना है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर रो एम है तो, और ठीक है, यहाँ पे गाइज आप ये डिस्टेंस को अगर मैं मान लेता हूँ एक्स में मान लेता हूँ, जीरो ग्राउंड तक यहाँ पे क्या डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में यहाँ पे डिस्टेंस आप मान क्या लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इतना दूर तक ये कोई नहीं है, और इतना दूर तक गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रो एम है, और इसके बाद क्या है, वाटर भरा हुआ है, इसका रो वन में मान लेता हूँ। ठीक है गाइज, रो एम है, और इसके बाद क्या मान लेता हूँ, रो वन में मान लेता हूँ गाइज। ठीक है, ये भी फ्री सरफेस की तरह एक्ट करेगा, और ये भी फ्री सरफेस की तरह गाइज एक्ट करेगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में क्या हुआ
ये भी फ्री सरफेस की तरह एक्ट करेगा और ये भी फ्री सरफेस की तरह एक्ट करेगा। ये रो एम है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये भी क्या है, रो एम है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। हाइट को आप इस लेवल से लेकर आप इस लेवल तक अगर आप बात करते हो, डिस्टेंस आप क्या मान लेते हैं, एक्स मैं मान लेता हूँ गाइस, ठीक है। ये डेंसिटी ऑफ मरकरी रो एम मान लेता हूँ, इसमें क्या होगा रो एम, और यहाँ पे गाइस मैं मान लेता हूँ रो वन, ठीक है। तो जैसे ही रो एम हुआ, रो वन हुआ, तो इसके बीच में डिस्टेंस गाइस मैं मान लेता हूँ एक्स है, एक्स नहीं मैं मानता हूँ गाइज, मान लेता हूँ मैं x1 मान लेता हूँ, क्योंकि x मैं यहाँ पे एज्यूम गाइज कर चुका हूँ, ठीक है। इतना दूर तक गाइज क्या है, फ्री सरफेस है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वर्टेड ट्यूब है तो यहाँ पे कैसे लिक्विड रह सकता है, यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा। ये डेंसिटी ऑफ मरकरी रो एम है, ये डिस्टेंस गाइज क्या है, x है। सिमिलरली यहाँ से लेकर इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x1 है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को गाइज मैं मान लेता हूँ y1 है, ठीक है। अब गाइस सिमिलरली फिर वही कॉन्सेप्ट, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको मैनोमीटर में कुछ नहीं सोचना है, सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है मतलब आपको हॉरिजॉन्टली जहां पे फ्री सरफेस से आप कैलकुलेट करो, हॉरिजॉन्टली फ्री सरफेस से आपके पास क्या होगा, प्रेशर सिंपली आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये भी गाइस फ्री सरफेस है, ये भी गाइस फ्री सरफेस है, दोनों जगह दोनों जगह का प्रेशर पी एटमोस्फेरिक के बराबर ही होगा गाइस, ठीक है। तो ये हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, अगर आपने x1 माना, इसका डेंसिटी गाइस आप मान लेते हैं रो एम, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस मैं मान लेता हूं y1, इसका डेंसिटी मैं मान लेता हूं रो वन। यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डेंसिटी को मैं मान लेता हूं रो एम, और ये मान लेता हूं x। यहां पे भी प्रेशर पी एटीएम के बराबर होगा, यहां पे भी प्रेशर पी एटीएम के बराबर होगा। तो गाइस मैं लिखने जा रहा हूं, तो पी एटीएम के बराबर होगा, तो हम लोग यहां पे क्या गाइस, इधर वाले पार्ट के लिए अगर मैं लिखूं तो गाइज मैं क्या लिखूंगा, इस लेवल तक अगर मैं बात करूं तो क्या मैं गाइज लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी एटीएम प्लस रो एम जी एक्स, लिखूंगा पी एटीएम प्लस रो एम जी एक्स। रो एम क्या है गाइज, डेंसिटी ऑफ मरकरी, एक्स क्या है गाइज, डिस्टेंस, तो पी एटीएम प्लस रो एम जी एक्स, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डेंसिटी मैं रो एम मान लेता हूं, और डिस्टेंस में डेंसिटी मैं रो एम मान लेता हूं, और डिस्टेंस को गाइज मैं मान लेता हूं x1 मान लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस मैं y1 मान लेता हूं, जिसका ये रो वन मान लेता हूं। तो यहां पे भी आपको इस ग्राउंड तक अगर मैं बात करूं तो यहां पे प्रेशर गाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एटीएम प्लस रो एम जी x1 प्लस रो वन जी y1, और दोनों का आपस में इक्वल गाइज आप कर दो तो आपके पास आंसर क्या होगा गाइज, मिल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से गाइज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान से गाइज आप समझिए। इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर मैंने आपको किस तरीके से समझाया, ये दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके आप इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं गाइज। अब जब ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है गाइज, तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आप लोगों को ले चल रहा हूं। ध्यान से गाइज देखिएगा कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है गाइज, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। क्या है गाइज, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर। मैं फिर से बोल दूं, आपको मेरे पढ़ाए हुए में कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका निदान करूंगा गाइज। सुनिए गाइज, अगर मैं बात करूं इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का, तो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर में हम लोग क्या कर सकते हैं गाइज, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर। अब इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में अगर गाइज मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज ये होगा कि अगर आप यहां पे मैं मान लेता हूं एक रेफरेंस लेवल, गाइज मैं मान लेता हूं यहां पे रेफरेंस लेवल, और प्रेशर के गाइज मेजरमेंट की मैं बात करता हूं इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का, कि आप यहां पे गाइज एक ऐसे आप ले लीजिए और ये एक ऐसे ले लीजिए, ठीक है। इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर में क्या हो, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक आप ऐसे ले लीजिए और एक ऐसे ले लीजिए। यहां पे भी गाइज क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, पी एटीएम के बराबर। इस पॉइंट पे गाइज प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर होगा पी एटीएम के बराबर। सिमिलरली इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर में यहां पे आप प्रेशर क्या मान लेते हैं, पी एटीएम मान लेते हैं। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, पी एटीएम के बराबर। ये यहाँ पे पी एटीएम में नहीं मानिए, आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर आपने पी एटीएम माना, और यहाँ पे गाइज आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। अब जैसे ही अगर आप क्लोज करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, मैं मान लेता हूँ ये रेफरेंस लेवल से एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, एंगल बना रहा है थीटा,
ठीक है। अब यहां से अगर गाइस अगर मैं लूं तो यहां पे अगर आपके पास लिक्विड यहां पे रखा हुआ है तो लिक्विड यहां पे रखा हुआ है तो सबसे पहला चीज ये क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट से ये थोड़ा सा मैं नीचे बना दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं मान लेता हूं यहां पे लिक्विड आप मान लेते हैं ρ1 है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक आपके पास डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x, ठीक है। और जो ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, और उसके बाद जो लिक्विड फिल किया हुआ है यहां से तो आप ने इसे क्लोज ही कर दिया। अब ये PATM दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां x है और यहां पे लिक्विड को आप मान लेते हैं ρ1 मान लेते हैं गाइस। और यह इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर में ये ρ1 और ये डिस्टेंस x को अगर आपने मेजर किया तो यहां से गाइस क्या होगा, यहां से ये होगा कि अगर ये L होगा तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा L होगा, अगर आपके पास L होगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा L cos थीटा ऐसे आएगा गाइस, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट ऐसे आएगा L sin थीटा, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। और गाइज हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रेशर वेरिएशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से नहीं होता है, प्रेशर वेरिएशन वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होता है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं तो प्रेशर गॉज प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं तो गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है गाइज। यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपने अगर डिस्टेंस को x माना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर मैं आपने यहां पे x माना और यहां पे गाइज आपने डेंसिटी आप ρ1 मान लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM गाइज जो होगा, आप यहां x मानते हैं, यहां डेंसिटी ρ1 मानते हैं, ये आपने L माना, ये थीटा हुआ, तो इसका एक आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आया गाइस वर्टिकल कंपोनेंट। प्रेशर वेरिएशन होता है L sin थीटा, मतलब प्रेशर वेरिएशन किसकी वजह से होता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। और वर्टिकली आप डाउनवर्ड्स गाइस जा रहे हैं तो गॉज प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही गॉज प्रेशर अगर गाइस इंक्रीज होगा तो यहां पे आप जो ये मरकरी आप मान लेते हैं, जिसका डेंसिटी गाइस आप मान लेते हैं ρm, डेंसिटी गाइस आप मान लेते हैं ρm, ठीक है। अब जैसे गाइस ρm माने तो आप सिंपली सेम हाइट पे प्रेशर को आपको क्या करना है गाइस, बैलेंस करना है। तो अपर सरफेस से आप कहां जाएंगे, लोअर सरफेस के बीच में जाएंगे। तो यहां पे गाइस क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इस पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर बताना होगा तो गाइस हो जाएगा PATM प्लस ρ1gx प्लस ρmg। यहां पे हाइट को आपको लेना होगा, तो हम लोग जानते हैं गाइस कि प्रेशर वेरिएशन वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होता है। तो हाइट अगर आपने L माना तो यहां पे गाइस आपके पास क्या हो जाएगा, L sin थीटा, दैट इज ρmg L sin थीटा। तो इस तरीके से गाइस मैंने बताया आपको इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट। तो इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर हुआ, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर हुआ। अब गाइस मैं आता हूं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और आएगा भी, मैं पढ़ा रहा हूं तो क्यों नहीं आएगा। सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर के मैं डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें गाइस सबसे पहला चीज क्या होता है कि ये हम लोग यूज किसके लिए करते हैं, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर का। इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर का गाइस हम लोग यूज करते हैं ताकि जो मैनोमीटर की सेंसिटिविटी हो वो बढ़ाया जा सके। सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब क्या हो जाए, वो कितना जल्दी सेंस कर सकता है वो उसे बढ़ाया जा सके। मैं क्या कर रहा हूं गाइस, मैं ये कर रहा हूं कि इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर का सिंपली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसका गाइस क्या बढ़ाया जा सके, सेंसिटिविटी बढ़ाया जा सके। सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब यानी कितना जल्दी वो सेंस कर सकता है गाइस, वो बढ़ाया जा सके। सिंपली ये कॉन्सेप्ट है गाइस, कितना जल्दी वो सेंस कर सकता है गाइस, वो बढ़ाया जा सके इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर में। तो यहां पे इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर में गाइस जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द, इट इज यूज्ड to increase the, it is used to increase the sensitivity of, it is used to increase the sensitivity of manometer। मतलब सेंसिटिविटी अगर आपको मैनोमीटर का बढ़ाना है, सेंसिटिविटी का मतलब वो प्रेशर वेरिएशन को
जितना जल्दी सेंस कर ले उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। मतलब सेंसिटिविटी का गाइज आपके पास कॉन्सेप्ट ये होगा, तो ये क्या होगा, इट टेल्स अस हाउ फास्ट इट टेल्स अस हाउ फास्ट इट सेंसेज प्रेशर वेरिएशन। मतलब प्रेशर वेरिएशन को गाइज कितना जल्दी वो सेंस कर ले, ये गाइज हम लोग को क्या यूज करता है, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का यूज करता है। मतलब मैनोमीटर का अगर आपको सेंसिटिविटी बढ़ाना है, मतलब कितना जल्दी वो प्रेशर वेरिएशन को सेंस कर ले, तो उसके लिए हम लोग गाइज किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं गाइज। ठीक है, तो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का किस लिए यूज करते हैं गाइज, मैंने आपको बताया इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं इट इज यूज टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। सीधा कॉन्सेप्ट गाइज ये है। अब जैसे ही कॉन्सेप्ट ये है, तो गाइज मैं आपके पास मैं अगला कॉन्सेप्ट रखूँ गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, आपको समझ में आना चाहिए कि सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर। अब गाइज अगर मैं सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर की अगर मैं बात करूं, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं और फिर उसके बाद सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर को गाइज आपको समझाता हूं कि किस तरीके से गाइज वो वर्क करता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्या होगा गाइज, सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर का एक ये हुआ, ठीक है, सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर का। या फिर ये नहीं है गाइज, ये है। ठीक है, तो PATM सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर की अगर मैं बात करूं, तो यहां से यहां पे सिंपल कॉलम ट्यूब मैनोमीटर का गाइज अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, तो सबसे पहला चीज मैं आपके पास रखने जा रहा हूं, ये एक ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है। यहां पे अगर इस डिस्टेंस को अगर मान लूं, तो ये है कैपिटल R और ये है स्मॉल r। ठीक है, तो सिंपल कॉलम मैनोमीटर को आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गाइस। ये हुआ कैपिटल R, ये स्मॉल r, और इसके वजह से जो एरिया आएगा वो आएगा कैपिटल A, और इसके वजह से गाइस एरिया जो आएगा वो आएगा स्मॉल a। ये क्या है, इसकी वजह से एरिया क्या आएगा, कैपिटल A, इसके वजह से क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, स्मॉल a। तो यहां से गाइज अगर आपके पास मैं लिखूं, और यहां पे गाइज मैं मान लेता हूं लिक्विड ऐसे फिल्ड है, ये लिक्विड गाइज ऐसे फिल्ड है। अब जैसे ही गाइज ये मैं बोल रहा हूं कि लिक्विड ऐसे फिल्ड है, ये अपर के सरफेस पे आप PATM मान लो, इसको आप मैं मान लो R मान लो, इसका आप एरिया मान लो स्मॉल a मान लो, यहां पे एरिया में मान लो कैपिटल A मान लो, यहां रेडियस क्या मान लो, R मान लो। तो PATM के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखना होगा, तो जो मैं रिजल्ट लिखता हूँ गाइस, क्योंकि पूरा मैं डिराइव करूंगा तो आपके लिए लंबा हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे उन चीजों को। देखिएगा, ये प्रेशर यहाँ PATM हुआ, यहाँ भी PATM हुआ। मतलब गाइस ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों किसकी तरह एक्ट कर रहा है, फ्री सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब जैसे गाइस मैं कह रहा हूं कि ये दोनों फ्री सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका रेडियस अगर आप कैपिटल R आप एज्यूम करते हैं और एरिया कैपिटल A एज्यूम करते हैं, यहां रेडियस स्मॉल r और यहां स्मॉल a यूज करते हैं, तो यहां पे सिंपली ये हो जाता है गाइस, फॉर्मूला ये हो जाता है कि A बाई कैपिटल A इक्वल्स टू R बाई कैपिटल R। तो अभी मैं कहूंगा बस आप इस रिजल्ट को आप कृपया ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं इसका डेरिवेशन करने जाऊंगा तो फिर गाइस लंबा हो जाएगा लेक्चर, और अभी आपको ये चीजें समझ में भी नहीं आएगी गाइस।
तो इस तरीके से गाइज मैंने पांचों मैनोमीटर आपको बताया, सिंपल कॉलम मैनोमीटर बताया, इन्वर्टेड बताया, इंक्लाइंड बताया, डिफरेंशियल बताया और इन्वर्टेड बताया, और ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है, पीजोमीटर, बैरोमीटर, ये सारी चीज़ गाइज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब गाइज जो ये चीज़ अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मैं अगला कॉन्सेप्ट जो होता है गाइज, मैं आपके समक्ष में रख रहा हूँ, वो है फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपके समक्ष में गाइज रख रहा हूँ। देखिए गाइज, अगर आपको फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट को समझना है, फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तो क्या होगा गाइज, हम लोग जानते हैं फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज तब फ्लो कर सका, कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे कंटेनर आप ले लीजिए और इसमें गाइज आप यहाँ पे लिक्विड रख दीजिए। कंटेनर ले लीजिए और यहाँ पे गाइज आपने यहाँ पे लिक्विड रख दिए। अब जैसे इस कंटेनर में अगर आपने लिक्विड रखा और कोई यहाँ पे आप गाइज, मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्लोटेशन में क्या कर रहा हूं गाइज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट माने और यहाँ पे आप ये लिए, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मैं मान लेता हूं रो एस। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग मान लेते हैं गाइज, ये रो एस अगर मैं मान लेता हूं और इस जो लिक्विड इसमें कंटेनर में फिल्ड है उसको मैं मान लेता हूं रो एल। तो हम लोग गाइज बचपन से ये चीजें गाइज जानते हैं फ्रॉम द स्कूल लेवल फिजिक्स, या आपने 8, 9, 10 में भी ये सारी चीजें काफी डिटेलिंग में आपने पढ़ी होगी कि इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आप मान लेते हैं रो एस और इस लिक्विड का गाइज डेंसिटी मैं मान लेता हूं रो एल। अब गाइज ये हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोटेशन का मैं कॉन्सेप्ट यूज करूं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब फ्लो करता है गाइज जब उसका डेंसिटी रो एस लेस देन रो एल हो। ये तो आप स्कूल लेवल फिजिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं, रो एस क्या होगा, रो एल से कम हो तभी कोई चीज ये कर सकता है, तभी कोई चीज आपके लिए वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। मतलब अगर ये जो ऑब्जेक्ट, ये कंटेनर जिसमें गाइस लिक्विड फिल्ड है और यहां पे आप क्या रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रख रहे हैं जिसका डेंसिटी गाइस आपने रो एस को एज्यूम किया, तो और इसका आप डेंसिटी अगर गाइज आप रोयल मान ले, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हुआ तभी वो चीज क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फ्रॉम द स्कूल लेवल फिजिक्स आप ये सारे चीजों को आप जान रहे हैं गाइज। अब गाइज ये भी चीज आपको, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो गाइज मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ये मैं आपको ले चल रहा हूं गाइज, कि अगर कोई चीज अगर फ्लोट करता है तो उसमें गाइज क्या हो सकता है, उसमें 3 कंडीशन बन सकते हैं। या तो वो गाइज फ्लोट करेगा, या तो गाइज वो सिंक कर जाएगा, या फिर गाइज वो क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड करेगा। तीनों का मैं आपको डायग्राम देके बताता हूं। या तो गाइज वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, या फिर गाइज वो सिंक करेगा, या फिर सबमर्ज करेगा। तो तीनों का अगर मैं डायग्राम लिखूं तो आपके पास ये आ जाएगा कि आप यहां पे अगर आपने ये कंटेनर लिया, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आप रो एस ही एज्यूम करो और इसका डेंसिटी आप रो एल एज्यूम करो, तो फ्लोट करने के केस में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सिंक करने के केस में गाइस आपके पास कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और वही सबमर्ज्ड अगर आप करते हो तो सबमर्ज के केस में आपके पास कैसा होगा, सबमर्ज के केस में गाइस कुछ ऐसा होगा। मैं क्या कर रहा हूं, फ्लोट के केस में कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, सिंक के केस में कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, और सबमर्ज के केस में गाइस कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा। तो कोई चीज अगर फ्लोट करे, अगर इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आप मान लेते हो रो एस और यहां रो एल, तो कोई चीज गाइस कब फ्लोट करती है, वो करती है गाइस जब सिंपली गाइस वो करती है जब फ्लोट करने का क्या होगा जब रो एस लेस देन हो रो एल के, तभी वो फ्लोट करेगी। सिंक कब कर जाएगा, सिंक करेगी जब रो एस ग्रेटर देन रो एल हो। और अगर सबमर्ज करना होगा कि ना वो फ्लोट कर रही है ना सिंक कर रही है, तो इसका क्या सिनेरियो है गाइस, इसका कंडीशन रो एस इक्वल्स टू रो एल। अब गाइस ये चीज आप लोग स्कूल लेवल फिजिक्स से भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि अगर कोई चीज, अगर ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर आपने रो एस माना और
रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रो एल क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो कोई भी चीज अगर फ्लोट कर रही है गाइज, तो उस पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रही है तो उसमें गाइज क्या लगता है? एक अपथ्रस्ट लगता है। फ्लोट अगर कोई भी चीज अगर करती है तो उसमें गाइज क्या लगता है? अपथ्रस्ट लगता है। अब जैसे ही वो अपथ्रस्ट लगता है, आप 9th लेवल पे भी ये सारी चीजें पढ़े हुए, अपथ्रस्ट लगता है, जिसके वजह से जो लिक्विड होती है, वो जो ऑब्जेक्ट जो उस कंटेनर में रखा गया है उस पे वो लिक्विड एक फोर्स लगाती है, और जो फोर्स लिक्विड उस पे लगा रही है गाइज, इसी को अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को और डिटेलिंग करूं तो इससे आपके समक्ष मैं ये रखूंगा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा? लेस देन होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। तो फ्लोटेशन में कोई ऑब्जेक्ट कब ये फ्लोट करेगी? कोई ऑब्जेक्ट फ्लोटेशन में वो तब फ्लोट करेगी जब रो एस लेस देन रो एल हुआ, ये रो एस इक्वल रो एल हुआ, और रो एस ग्रेटर देन रो एल। ये सारे कंडीशंस आपको समझ में आने चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में गाइस, फ्लोटेशन में अगर रो एस ऑब्जेक्ट का अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हैं, रो एस अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, रो एल अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड की मैं बात करूं, तो लिक्विड ऑब्जेक्ट पे एक गाइस क्या लगाएगा? लिक्विड ऑब्जेक्ट पे एक अपथ्रस्ट लगाएगा। अब जैसे ही मैं कह रहा हूं लिक्विड ऑब्जेक्ट पे गाइस एक अपथ्रस्ट लगाएगा, तो वैसे सिचुएशंस में गाइस क्या होगा? वो जो अपथ्रस्ट गाइस लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूएंट फोर्स कहते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम से अगर गाइस शो करना होगा तो मैं कैसे शो करूंगा कि अगर आप ये कंटेनर ले लो जिसमें आप क्या कर दो गाइस? ये लिक्विड फिल कर दो। ये कंटेनर ले लो और यहां पे गाइस कंटेनर ले लो और यहां पे आप गाइस लिक्विड फिल कर दो। इसका डेंसिटी आप गाइस क्या मान लेते हैं? रो एस मान लेते हैं डेंसिटी, और इसका गाइस मैं मान लगा तो रो एल। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है गाइस? फ्लोट कर रहा है, तो इसे एक अपथ्रस्ट मिलता होगा। इसे क्या मिलता होगा? एक अपथ्रस्ट मिलता होगा। और इसी अपथ्रस्ट को हम लोग गाइस क्या कहते हैं? इसी अपथ्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एफ बी। एफ बी मतलब ब्यूएंट फोर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी आप रो एस रखो, इसका डेंसिटी आप रो एल रखो, और ये ऑब्जेक्ट सिंक नहीं हो रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन गाइस क्या हो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। मतलब गाइस ये अपथ्रस्ट हुआ, मतलब ये क्या हुआ? जो ब्यूएंट फोर्स, ये क्या होता है? ब्यूएंट फोर्स, ब्यूएंट फोर्स, या इसी को कोई कोई फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लिखते हैं। फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, ब्यूएंट फोर्स, या फिर गाइस क्या लिखते हैं? फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी जो होता है इक्वल होता है, आप लोग जानते होंगे गाइस, फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जिसको आप फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज, फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू weight of displaced liquid, weight of displaced liquid। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहां पे अगर आप डेंसिटी आप रो एस मानो, लिक्विड का डेंसिटी आप गाइज रो एल मानो, और अपथ्रस्ट हो, तो गाइज यहां से आपके समक्ष अगर मैं रखूं तो गाइज फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। फोर्स ऑफ बॉयंसी गाइज मैंने क्या बताया? फोर्स ऑफ बॉयंसी मैंने आपको बताया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, अब वेट क्या होता है गाइस? वेट होता है वेट क्या होता है गाइस? अगर मैं वेट को अगर आपको रखना होगा तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं गाइस, तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है गाइस? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यहां से हम लोग अगर मैं लिखूंगा तो ये यहां से आपके पास हो जाएगा। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब लिक्विड का मास, लिक्विड का वॉल्यूम इनटू जी,
रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी एल वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। रो एल मतलब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी एल मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यहाँ पे वी एल क्या है गाइस, यहाँ पे वी एल है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां मास मास कैंसिल हो जाता है mg, तो रो एल वी एल जी, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होगा। ये मैं तीनों केस लेकर आपको बताऊंगा। और फोर्स ऑफ बॉयंसी का अगर मैं गाइड में यहीं से अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो गाइज वहां पे मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल के तौर पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, रो एल इंटू जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो गाइस क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मैंने बताया था रो एल इंटू जी होता है गाइस। रो एल इंटू जी कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी में गाइस ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रो एल इंटू जी कैसे, एम एल जी अपॉन वी, वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको रो एल वी एल जी को आप कैसे लिख सकते हो, गामा एल इंटू जी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड रो एल वी एल इंटू जी, रो एल इंटू वी एल गाइज क्या हुआ, गामा, गामा एल। ये गाइज क्या होगा, गामा यहाँ पे क्या है गाइज, गामा एल है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट रखा स्पेसिफिक ग्रेविटी का, गामा एल इंटू जी, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी हुआ गाइज। तो गाइज मैं आज का लेक्चर यही एंड करता हूँ गाइज। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए पे कहीं आपको डाउट है तो आप बोलिए गाइज, मैं उन सबको फिर से डील करूंगा गाइज। और आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखिए कि आपको मेरे लेक्चर में और क्या क्या आपको कमियां दिख रही हैं, जिसकी वजह से मैं आने वाले लेक्चर पे उसका सुधार कर सकूँ गाइज। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।